हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में साइक्लोन फेंगल ने अपना डीप डिप्रेशन कर लिया है और धीरे धीरे साइक्लोनिक स्टॉर्म वाली कंडीशन बनती जा रही है और वहां पे जो कंडीशन है धीरे धीरे सीवियर कंडीशन में पहुंचती जा रही है। विंड की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर गई है और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश की कंडीशंस देखी जा रही हैं। रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से विंड चल रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा खतरा बन चुका है और वहां पे जो लेक्स हैं उनके अंदर पानी भरता जा रहा है, रोड पे पानी भर चुका है। और ये कंडीशन लगभग हर साल नवंबर के महीने में दिखाई देती है और इस बार भी ये कंडीशन नवंबर में दोबारा से हमें देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो हमारे मई और नवंबर में होने वाले साइक्लोन्स है जिसका ज्यादातर इंपैक्ट हमारे ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है, वो इस बार भी हमारे नवंबर मंथ में दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु रीजन में कहा जा रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट कर रहा है ये साइक्लोन, और इसकी जो विंड है, कोल्ड विंड्स जो होंगी वो धीरे धीरे करके नॉर्थवर्ड मूव करेगी, वेस्टवर्ड मूव करेगी, जिससे महाराष्ट्र तक ये इफेक्ट पड़ सकता है। जी हाँ, इसके बारे में और डिटेल समझते हैं कि क्या है ये फेंगल जो हमारा साइक्लोन है, प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज मिलके ये नाम देती हैं, यानी इनका नेमिंग किस तरह से होता है, कलर कोडिंग क्या होती है, साइक्लोन अपने आप में क्या चीज होती है, साइक्लोन कितने तरह के होते हैं और इंडिया में कौन कौन सी रीजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है इस पर्टिकुलर साइक्लोन से। आइए इस चीज को भी डिटेल में समझते हैं। So it's our topic all about cyclones and cyclone फेंगल, जो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि धीरे 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 करके ये कोस्ट को क्रॉस करता जाएगा और नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहां तक इसकी मूवमेंट हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो विंध्यन और सतपुरा माउंटेन्स है वहां तक इसको पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। यह साइक्लोन फ्राइडे को जनरेट हुआ था और इसका इंपैक्ट फ्राइडे से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी आज ये सैटरडे है और सैटरडे को यहां पे डीप डिप्रेशन भी हो चुका है, साइक्लोनिक स्टॉर्म की कंडीशंस बन चुकी हैं। आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, चहल एकेडमी लाए हैं एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जिसपे हमारी जो ऑनलाइन जो फाउंडेशन कोर्सेज की फीस थी 99,999 से जस्ट 49,999 कर दी गई है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फीस 24,999 से जस्ट 19,999 कर दी गई है। आप इस कोड को यूज करके ये जो डिस्काउंट है इसको अवेल कर सकते हैं। हम इस कोर्सेज में सारी चीजें कराने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड, बी इट जो PYQs है, हमारे एसे राइटिंग है, हमारे जो डेली आंसर राइटिंग है, हम जीएस सेक्शन को पूरा करने वाले हैं, सीसेट सेक्शन पूरा करने वाले हैं, यानी A to Z कंप्लीट इसमें कोर्स होगा। वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, सारी चीजें इसके अंदर में कवर की जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं करंट जो हमारा साइक्लोन फेंगल है टू क्रॉस दी तमिलनाडु को भी क्रॉस करके ये आगे यानी आंध्र प्रदेश की तरफ, कर्नाटका, केरला की तरफ ये बढ़ रहा है और ये कितना डिजास्टर करेगा इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यस, आज इंडिया इन सभी जितने भी साइक्लोन्स पास्ट में आए हैं, स्पेशली 2004 के बाद में जितने भी साइक्लोन्स इंडिया में आए हैं उनसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आज इंडिया के पास है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास सैटेलाइट सिस्टम्स, वर्ल्ड क्लास रडार सिस्टम्स, जिससे हम साइक्लोन, आने वाले साइक्लोन को 72 आवर इन एडवांस ही उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। आइए देखेंगे इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है, हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। कंडीशन आप देख पा रहे हैं बहुत सीवियर बढ़ती जा रही है। ये लेवल है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो चुका है, पूरा पानी भर चुका है। यहाँ हर बार हर साल इस तरह का हमें वाटर लॉगिंग कंडीशन देखने को मिलता है। कंडीशन को अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर कोस्ट पे यहाँ पे पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये अप्रोच करेगा, विंध्यन तक एटलीस्ट ये जाने की आशंका है और दिल्ली जैसे रीजन के अंदर में भी ठंडी हवाएं चल सकती हैं 1 या 2 दिन के अंदर में, क्योंकि इसकी स्पीड लगभग अभी जो 80 किलोमीटर पर आवर है इसके बढ़ने की भी आशंका है। अगर ये स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर को एक्सीड कर जाती है तो बहुत जल्द ये दिल्ली रीजन तक भी पहुंच सकता है।
साइक्लोन फेंगल टू क्रॉस तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट टुडे, आईएमडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला है कि साइक्लोन फेंगल विल क्रॉस द तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट समटाइम ड्यूरिंग द आफ्टरनून, यानी आज अभी इस टाइम पे जिस टाइम हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं यहां पे चांसेस है कि ये बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन करके साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद में उससे भी सीवियर कंडीशन जनरेट कर दे इस पर्टिकुलर रीजन में। बट कितना हम इसके लिए तैयार हैं वो डिपेंड करता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स के ऊपर में, हमारे जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कितनी तैयारी की है, डेफिनेटली वो हम बता रहे हैं। ये अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये 1 PM के आसपास का ये डेटा है जो यहां तक साइक्लोन पहुंच चुका है। और आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से लेकर जो छत्तीसगढ़ रीजन है, हमारा जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका रीजन है, तमिलनाडु रीजन है और जो महाराष्ट्र का भी रीजन है और यहाँ पे जो केरला का रीजन है, ये ओडिशा का रीजन, ये सारे रीजन जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो कुछ प्रिडिक्ट की जा रही थी 70-80, लेकिन ये अभी 90 को भी अभी एट प्रेजेंट जिस टाइम पर अभी वीडियो बना रहे हैं 110 के आसपास की स्पीड होने की आशंका है। साइक्लोन फेंगल जो नाम है इस बार सऊदी अरेबिया ने इस नाम को दिया है और आप जानते होंगे कि इस तरह की जो कंट्रीज है टोटल 13 कंट्रीज है, हर कंट्री अपने 13 नाम को प्रपोज करती है। ये 8 लेटर के वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता और इस तरह के वर्ड ये होना जरूरी है कि जिसको प्रोनाउंस करना बहुत ही इजी हो, प्लस में किसी के सेंटीमेंट को वो एक तरीके से ठेस ना पहुंचाए। तो इस तरह के नाम अलग अलग टाइम पे ये प्रपोज किए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ नाम प्रपोज किए थे, श्रीलंका गवर्नमेंट ने, मालदीव्स ने और आसपास पाकिस्तान में और आसपास की जो कंट्रीज है इंडोनेशिया, इन सब ने 13 कंट्रीज टोटल मिला के नाम देती हैं और इन नाम को टर्न बाय टर्न इसको यूज किया जाता है। जो भी नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर में साइक्लोन्स आएंगे उन 169 यानी 13 into 13 169 नेम में से ही वो नाम दिए जाते हैं। इस बार जो नाम की जो टर्न आई है वो सऊदी अरेबिया की है और इस नाम को दिया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा साइक्लोन फेंगल, which intensified from a deep depression in the southwest bay of Bengal में ये जनरेट हुआ था। ज्यादातर आप जानते होंगे कि जो साइक्लोन है लगभग 7 से 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो हमारा इंडोनेशिया के पास में सुमात्रा जो हमारे पास आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहां पे ज्यादातर ये जनरेट होता है और ये तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट को भी क्रॉस कर सकता है अभी कुछ टाइम में। फर्दर अगर हम बात करें साइक्लोन फेंगल की तो इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को ये आफ्टरनून में फॉर्म हो गया था, इंटेंसिफाई होता जा रहा है, डीप डिप्रेशन हो गया। डीप डिप्रेशन का मतलब है अब ये फॉल करने लगा है रेनफॉल की फॉर्म में और यहां पे एक बहुत ही हाई स्पीड की विंड भी चलती है। सेकंड साइक्लोन है पोस्ट मॉनसून, इससे पहले डाना आया था आप जानते होंगे अक्टूबर के महीने में। यहां पे बे ऑफ बंगाल 2024 में पोस्ट मॉनसून में ये सेकंड साइक्लोन है और इस बार जो नाम दिया गया है वो सऊदी अरेबिया द्वारा दिया गया है। लोकेशन और मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये 310 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जो त्रिकोमैल है वहां से यानी श्रीलंका में नागापट्टिनम से 260 किलोमीटर ईस्ट दूरी पे है। वहीं पे अगर हम बात करें पुडुचेरी से 270 किलोमीटर पे इसकी आई फॉर्मेशन हो रहा है और 300 किलोमीटर चेन्नई से यहां पे दिखाई दे रहा है। बट ये धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, यानी डिस्टेंस जो है जो साइक्लोन की आई है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी से ही यहां पे देखने को मिल रहा है। वेव्स जो टाइड्स है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हैं, यानी 8-10 मीटर तक को क्रॉस कर चुकी हैं और धीरे धीरे ये कंडीशन सीवियर होती जा रही है। द साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू मूव नॉर्थ वेस्ट ये मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर में और ये दोनों स्टेट जो है और ये जो यूटी है पुडुचेरी इसको ये आज क्रॉस कर देगा और धीरे धीरे अगर ये साइक्लोनिक कंडीशन बनी रही तो हो सकता है कि सेंट्रल इंडिया को भी क्रॉस करके ये आगे ठंडी हवाएं यहां तक पहुंचे और हो सकता है कि एक छोटा सा यहां पे रेनफॉल यानी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में रेनफॉल के इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें नेमिंग की, साइक्लोन के नेम्स को देने वाली कुछ एजेंसीज हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे वर्ल्ड पे जो नजर रखते हैं उनकी जो मीटियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। हमारे इंडियन ओशियन के रीजन के अंदर में अगर हम देखेंगे, सबसे पहली बात है इंडियन ओशियन को इंडियन ओशियन क्यों बोला जाता है। इंडियन ओशियन को इंडियन ओशियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि माना जाता है कि जो हमारा इंडिया पेनिनसुला था
जब वो अफ्रीका से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिटैच हुआ, तो वो जो रास्ता क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आज की लोकेशन पे पहुंचा, तो जो पूरा रास्ता था वो इंडियन जो पेनिनसुला है उसने इसको कवर किया था। इसलिए हमारे, और प्लस में इंडिया की डोमिनेंसी भी है, इस वजह से इस रीजन को बोला जाता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को, और इंडियन जो है वो उसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है एक छोटा कॉन्टिनेंट का हमारा ये एक तरीके से नाम दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कॉन्टिनेंट के सारे लैंड फॉर्म्स अवेलेबल है, बी इट ग्लेशियर्स, यहाँ पे ग्लेशियर्स, लेक्स भी है, ग्लेशियर भी है, यहाँ पे समुद्र भी है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे वैलीज भी हैं, यहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं, यहाँ पे प्लेन्स भी हैं, यहाँ पे डेजर्ट भी हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं, यहाँ पे मैराइन प्रोटेक्टेड रीजन्स भी हैं। यानी इन सभी का मिक्सचर है यहाँ इंडिया के अंदर में। ऐसे बहुत सारे पास्ट में एनवायरमेंटलिस्ट और ज्योग्राफर्स हुए जिन्होंने बोला है कि पूरी दुनिया में अगर किसी कंट्री को प्रॉपरली नेचुरली अगर सेपरेट किया गया है तो वो है इंडिया। आज अगर हम इसके अंदर में देख रहे हैं तो 13 मेंबर कंट्रीज जो हैं हमारे, स्पेशली जो 6 रीजनल स्पेशलिस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर्स यहां पे बनाए गए हैं हमारे इंडियन ओशियंस के अंदर में, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर में, और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स यहां पे बनाए गए हैं। आप जानते होंगे कि 2004 में जब सुनामी आई थी और उसके बाद 2014 में जब साइक्लोन आए थे, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए ज्यादा तैयार नहीं थी। स्पेशली 2004 जो सुनामी से जो हमारे फ्लड आए थे, उसमें हमारा जो भीतरकनिका का मैंग्रोव फॉरेस्ट था उड़ीसा के अंदर में, उसने कई हजार जाने को बचाया है। लेकिन काफी सारी कंट्रीज के अंदर में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। जब इंडियन गवर्नमेंट ने जो एशिया पैसिफिक का एक ग्रुप था उस टाइम पे जो साइक्लोन वार्निंग देता था, उससे पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि इस तरह से साइक्लोन इंडियन कोस्ट पे भी आ सकता है, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि हमारे पास आपका कोई फोन नंबर नहीं था। जी हां, ये आपको बहुत ही ज्यादा मिरेकुलस लग रहा होगा कि किस तरीके से बात की जा रही है, फोन नंबर कहने का क्या एक्सक्यूज है, लेकिन लिटरली ये एक्सक्यूज दिया गया कि आपके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, हम किसको कांटेक्ट करेंगे, आप हमारे मेंबर ही नहीं हैं। तो तब इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये गलती कुछ ना कुछ तो हमारी तरफ से भी है। डेफिनेटली हम इसके मेंबर नहीं हैं, बट इनको भी कुछ सोचना चाहिए था और हमें भी अपने डिपार्टमेंट्स को बनाना पड़ेगा। तब इंप्लीमेंट किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया। एनडीएमए डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में आती है, यानी प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे और उनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज लेवल के लोग होते हैं। प्लस में हमारा जो आईएमडी है वो उन्हीं के साथ में काम करेगा, और जो भी साइक्लोन वार्निंग्स होती है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये वार्निंग दी जाती है डब्ल्यूएमडी के अंदर, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और आईएमडी के अंदर, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में। अगर नेमिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और हमारे ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं, ये मिलके नाम प्रोवाइड करते हैं। टोटल 13 मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर में। अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन, ये इसमें कंट्रीज हैं। 13 नेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जो अभी नाम आप देख पा रहे हैं, फेंगल, ये दिया है सऊदी अरेबिया ने। इससे पहले जो अक्टूबर के महीने में साइक्लोन आया था उसका नाम था डाना। ये डाना जो नाम था ये दिया गया था कतर द्वारा, यानी फ्यूचर में, जो कि नहीं होना चाहिए, अगर फ्यूचर में कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम होगा शक्ति, जिसको दिया गया है श्रीलंका ने। और उसके बाद अगर कोई साइक्लोन आएगा तो उसका मोन्था नाम दिया जाएगा, उसके बाद सीनियर, उसके बाद दितवा नाम दिया जाएगा, उसके बाद ये बिपरजॉय दिया जाएगा, तेज दिया जाएगा। तो इस तरह के जो नाम है इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस बार सऊदी अरेबिया का नाम हमने अडॉप्ट किया है क्योंकि ये एक तरीके से दिखाता है कि ये सारी कंट्रीज के अंदर में एक कोलैबोरेशन है, ये सब मिलके फाइट कर रही हैं साइक्लोन से। यानी इंडिया के अंदर भी अगर साइक्लोन आ रहा है, मालदीव्स के अंदर भी साइक्लोन आ रहा है, अगर यमन के अंदर भी आ रहा है, तो हम सऊदी अरेबिया द्वारा दिया हुआ जो नाम है उसी को यूज कर रहे हैं। इससे एक कोलैबोरेशन की भावना आती है हर कंट्री के अंदर में। डेफिनेटली ये जो नाम होंगे 8 लेटर्स से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, यानी कि
प्रोनाउंस करने में इजी होना चाहिए, प्लस में किसी कंट्री के सेंटीमेंट को ये एक तरीके से हर्ट ना करे, इस तरह के नाम डिसाइड किए जाते हैं हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जो दूसरी कंट्रीज के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन सबको मिला के एक ग्रुप बनाया गया है उसके द्वारा। फर्दर अगर हम बात करते हैं विंड स्पीड की, ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि पहले 70-80, लेकिन अभी के एट प्रेजेंट अगर हम रिपोर्ट को देख रहे हैं तो 110 को ये क्रॉस कर चुकी है। हैवी रेन लास्टिंग ओवर 24 आवर्स से ये चल रही है, बहुत ज्यादा बारिश यहां पे चल रही है। स्ट्रॉन्ग विंड यहां पे हो चुकी है और एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स, स्पेशली चेन्नई, कच्चीपुरम की बात करें, तिरुवल्लुर की बात करें, चेंगलपट्टू की बात करें, विल्लुपुरम की बात करें, कुंडलोर की बात करें, कुचिपुरची की बात करें तमिलनाडु के अंदर में, तो ये सारे के सारे जो रीजन्स है अभी रेड अलर्ट में है। अब ये सवाल है कि रेड अलर्ट का क्या मतलब है, ग्रीन अलर्ट का क्या मतलब है, ऑरेंज का क्या मतलब है। तो जी हां, यूपीएससी ने भी इससे रिलेटेड 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा कि ये जो कलर कोडिंग है ये किस बेसिस पे की जाती है और ये कलर कोडिंग किस किस तरह के कलर यूज किए जाते हैं। जनरली 4 तरह के कलर इसके अंदर में यूज किए जाते हैं। अगर हम देख पा रहे हैं, आप ये सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज द नो हजार्ड, यानी अगर ग्रीन अगर आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है इसका मतलब कोई हजार्ड नहीं है। कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटीज हुई है लेकिन उससे किसी को हजार्ड नहीं होने वाला है, तो प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, अगर हम येलो की बात करेंगे, इट पोजेस पॉसिबल थ्रेट है और नेक्स्ट 120 आवर्स के अंदर में ये हो सकता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन, अगर उन्होंने अलर्ट जारी किया है ऑरेंज, तो इसका मतलब हो जाता है कि पॉसिबिलिटी अब बढ़ चुकी है और नेक्स्ट 48 आवर्स, यानी 120 आवर्स से ये देखना स्टार्ट किया इन्होंने और 148 आवर्स जब बचे हैं तब तक ये सिचुएशन कंटिन्यूअसली बनी रही है। इसका मतलब अभी वॉच वाली कंडीशन स्टार्ट हो गई है। इससे पहले इंफॉर्मेशन की कंडीशन थी, यानी इंफॉर्मेशन हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करी थी, लेकिन जब ये और ज्यादा सीवियर हो जाता है, यानी 48 आवर्स तक भी ये चल रहा है, तो उस टाइम पे अब ये टाइम आ जाता है वॉच का, यानी जो हमारे जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी मशीनरी को हम ऑन कर देते हैं। रिलीफ कमिश्नर जो होते हैं, रिलीफ जो इस तरह के डिजास्टर को हैंडल करते हैं, वहां तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, होम मिनिस्ट्री के अंदर में होम सेक्रेटरी को और होम मिनिस्टर को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। यहां तक कि हमारे जो सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वहां तक भी, प्लस में एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। लेकिन अभी टाइम नहीं है कि हम कोई एक्शन करें, बस ये टाइम है कि यहां पे वॉच करें। आपको हो सकता है इमीडिएटली डिप्लॉय किया जाए। थर्ड है रेड कंडीशन। रेड कंडीशन में जनरली क्या होता है, यहां पे 36 आवर की एडवांस में जो वार्निंग सिस्टम है, फोरकास्टिंग सिस्टम है, या एक्सपेक्टेड है कौन कौन से रीजन में ये डीप फॉल कर सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। और अगर सिचुएशन और ज्यादा यानी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और इससे वर्स्ट हो जाती है, यानी अब ये साइक्लोन आना ही है, यानी ऐसी अगर कंडीशन बन जाती, इमिनेंट कंडीशन अगर बन रही है, तो नेक्स्ट 6 घंटे के अंदर अंदर में मैरून कलर का ये यहां पे सिग्नल दिखाया जाता है। तो इस तरह के जो कलर कोडिंग को यूपीएससी ने भी पूछा है और ये कलर कोडिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और हमारे जो नॉर्मल हम लाइफ जो जी रहे हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो किस तरह की कलर कोडिंग होती है और किस तरह के नाम प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे। साइक्लोन की अगर हम बात करें तो साइक्लोन क्या है, एक साइक्लोन एक लो प्रेशर कंडीशन है, यानी समुद्र में साइक्लोन, याद रखिएगा 2 तरह के साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं, डिप्रेशन साइक्लोन भी बोलते हैं और उसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। A cyclone is a large scale organized system of clouds and thunderstorm featuring a clearly defined circulation pattern। एक अगर इसके अंदर सर्कुलेशन पैटर्न नहीं होगा तो ये साइक्लोन नहीं कहलाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। और इस सर्कुलर पैटर्न को प्रोवाइड करने वाला है कोरियोलिस फोर्स, जो कि इक्वेटर के आसपास में ऑलमोस्ट 0 होता है और पोल्स में जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो होता है मैक्सिमम, यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा कोरियोलिस फोर्स है ये बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जनरली जो 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स है यहां पे हमें साइक्लोन्स कम देखने को मिलते हैं, यानी यहां पे जो जनरेशन ऑफ साइक्लोन्स है बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि 0 नहीं है, डेफिनेटली यहां पे भी साइक्लोन जनरेट हुए हैं, लेकिन पास्ट में अगर हम 100 एग्जांपल्स देखते हैं तो उसमें से 2-3 ही एग्जांपल हमें दिखाई देते हैं जहां पे ये बना था, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहां पे ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है।
फर्दर अगर हम बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ स्टॉर्म अकर एवर ओवर वार्म ओशियन वाटर, टिपिकली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। स्पेशली अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा सीवियर लेवल के साइक्लोन्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टॉर्म यानी आंधी तूफान यहां पे आने लग जाता है वार्म ओशियन वाटर होने की वजह से। यानी यहां भी अगर हम देखें तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, हमारा जो सन है वो एक्चुअली में अभी सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर से धीरे 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 करके वो ऊपर की तरफ लगभग 15 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के आसपास ये पहुंच जाएगा धीरे धीरे, और ऊपर ये जो मार्च महीना होगा, मार्च महीने में ये इक्वेटर के आसपास पहुंच जाएगा। और इस टाइम पे भी हम देख पा रहे हैं कि जो इसके नियरेस्ट जोन पड़ेगा, यानी 15 से लेकर 10 डिग्री साउथ जो है हमारा, वहां पे एट प्रेजेंट अभी सन है। अगर वहां से अगर उसकी हीटिंग इंपैक्ट को अगर हम देखेंगे तो सदर्न लैटिट्यूड्स के अंदर में ज्यादा पड़ेगा। इस वजह से जो हमारी सदर्न स्टेट्स है एट प्रेजेंट टाइम में वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से जो ओशन है वहां पे भी ज्यादा टेम्परेचर होगा, और हायर टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट हो सकती है नवंबर के महीने में। वहीं ये जो कंडीशन है जनरेट होती है मई के महीने में। यानी इंडियन अगर हम ओशियन के अंदर में साइक्लोन्स देखते हैं तो जनरली 2 महीने में ये सीवियर कंडीशंस रहती हैं, यानी कंडीशन ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है मई महीने में और नवंबर महीने में। और इस बार भी आप देख पा रहे हैं नवंबर एंड में ये हमें फिनोमिना देखने को मिल रहा है। कंडीशंस आप देख सकते हैं कि यहां पे इस तरह का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है कि ये ऊपर से इस तरीके से, दिस इज द क्लाउड, लगभग ये 13-14 किलोमीटर ऊपर का क्लाउड है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये साइक्लोनिक कंडीशन चल रही है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं, यानी इसके नीचे अगर जाएंगे सरफेस पे, दैट इज आई। ये चारों तरफ से इसके जो वॉल है उसको हम वॉल बोलते हैं, आई वॉल बोलते हैं। और ये इसके जो है स्ट्रैंड्स है, जो कि लगभग अगर बड़े लेवल का साइक्लोन आता है तो इसका जो डायमीटर है ये 1500-1600 किलोमीटर हो सकता है। जी हां, अगर हम ऊपर से क्लाउड को ऑब्जर्व करते हैं जो कि साइक्लोन में जनरेट होते हैं, उनका जो डायमीटर है लगभग 1600 किलोमीटर भी हो सकता है। 2014 और इसके आसपास में जो बड़े बड़े साइक्लोन्स आए हैं उनमें इतना ही बड़ा साइज था हमारे साइक्लोन के क्लाउड्स का। कलर कोडिंग जो कि मैं आप बता चुका हूं, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम इस साइक्लोन्स की कंडीशंस को देखें तो 10% जो पूरे वर्ल्ड के साइक्लोन्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद स्पेशली ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी अगर हम यहां पे बात करें 5 to 6 अगर हम एवरेज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लें हर साल, तो उसमें से 4 जो साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं और 1 साइक्लोन अरेबियन सी में आता है। यानी ये डेफिनेटली ये कोई ऐसा मैंडेटरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आता है तो ऑन एन एवरेज यानी ये 80:, यानी यहाँ की जो रेशियो है 20 की रेशियो है, 4:1 की यहाँ पे रेशियो हमें देखने को मिल रही है। यानी ज्यादा जो इंपैक्ट होगा वो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन होगा। एंड एनालिसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 1891 से लेकर 1991 के अंदर जो देखा गया, उसमें अगर टोटल 262 साइक्लोन्स आए इंडियन ओशियन के अंदर में, उसमें से 92 जो थे वो बहुत ज्यादा सीवियर लेवल के थे। 50 किलोमीटर से बड़े स्ट्रिप्स यहां पे वाइड स्ट्रिप्स बनी थी अबव द ईस्ट कोस्ट। वहीं पे अगर हम लेस सीवियर साइक्लोनिक एक्टिविटीज की देखें तो ये वेस्ट कोस्ट पे आए थे, यानी ईस्ट कोस्ट पे जो आए थे वो 92 वो बहुत ज्यादा सीवियर लेवल के थे। वहीं पे जो वेस्ट कोस्ट पे आए थे उनमें से 33 साइक्लोन जो थे वो सेम पीरियड के अंदर में 19 जो थे उसमें से सीवियर हुआ करते थे। यानी इतने ज्यादा अगर हम देख रहे हैं तो वेस्ट कोस्ट पे भी सीवियर आते हैं, ईस्ट कोस्ट पे भी सीवियर आते हैं, लेकिन सीवियर आने की जो प्रोबेबिलिटी और जो चांसेस हैं और जितने भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस है, हमें देखा है कि बे ऑफ बंगाल में जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे ज्यादा साइक्लोन आते हैं और ज्यादा सीवियर भी होते हैं एज कंपेयर टू द वेस्ट कोस्ट। और वहां पे अरेबियन सी वाला जो रीजन है वहां पे साइक्लोन भी कम आते हैं, प्लस भी सीवियरिटी भी कंपैरेटिवली कम होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें, अगर इन द मंथ ऑफ
मेनली मई जून में हो सकता है या फिर अक्टूबर नवंबर में हमें ये देखने को मिलता है। और इस बार भी हमने डाना नाम का जो साइक्लोन था अक्टूबर में देखा, और अभी फेंगल नाम का साइक्लोन अभी हम नवंबर में देख रहे हैं। साइक्लोन ऑफ सीवियर इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी इन द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड बाइमोडल इन कैरेक्टर विद देयर प्राइमरी पीक इन नवंबर एंड सेकेंडरी पीक इन मई। यानी जब ये दोनों में भी अगर हम कंपेयर करें तो नवंबर वाला साइक्लोन ज्यादा डिवास्ट्रस होता है, ज्यादा डिजास्ट्रस होता है, और मई में कंपैरेटिवली कम डिजास्ट्रस होता है। फर्दर अगर हम बात करें कौन कौन से हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हमें ये फोरकास्ट इजीली कर सकते हैं, हमारे इसरो के पास, आईएमडी के पास, डब्ल्यूएमडी के पास कौन कौन से टेक्नोलॉजीज है। स्पेशली अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है वो है डॉपलर वेदर रडार। दिस इज डॉपलर वेदर रडार। ये विंड की स्पीड को प्रॉपरली मेजर कर सकता है और उससे अंदाजा लगा सकता है कि ये विंड किस वजह से आ रही होगी, किस डायरेक्शन से आ रही है, क्या ये साइक्लोन है या फिर किसी नॉर्मल विंड की स्पीड है, और कितनी रेट से आ रही है। तो उस सारे डेटा को लेके डॉपलर वेदर रडार बता सकता है कि हमारा जो साइक्लोन है कितने टाइम में डीप डिप्रेशन करेगा, साइक्लोन पूरा स्टॉर्म का रूप ले लेगा, लैंडफॉल कब होगा, ये सारी चीजों को। सेकेंड अगर हम देख रहे हैं दैट इज द डोरक टेक्नोलॉजी। डोरक टेक्नोलॉजी में ऊपर सैटेलाइट से इमेज बनाई जाती है और इमेज बनाने के बाद उनके साइज और जो शेप है उसके बेसिस पे आइडिया लगाया जाता है कि किस साइड से कौन सी विंड आ रही है, ये किस किस साइड में जा सकती है और इसका इंपैक्ट कितना बढ़ सकता है, कितना इसका डायामीटर है। उदाहरण के तौर पे अगर आप इसको देखें तो इसका डायामीटर कम दिखाई दे रहा है, इसका डायामीटर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी इसका कवरेज एरिया ज्यादा होगा। अगर हम सीवियरिटी की बात करेंगे तो इस टाइम पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है जो ब्लैंक कलर दिखाई दे रहा है, यहां पे इसका मतलब है विंड की स्पीड, यहां से विंड दूसरे इसको कवर करने के लिए यहां से पहुंच रही है। ऐसे ही जो सर्कुलर मोशन ये है, यहां पे आपको दो आई यहां पे दिखाई दे रही होंगी, यानी इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का हमारा साइक्लोन यहां पे इस पर पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो मॉरेड बॉयंसी या बॉयस जो एक तरीके से डिवाइस है, ये डिवाइस को ऊपर ऐसे डिप्लॉय कर दिया जाता है। जनरली ये ऑलरेडी डिप्लॉयड रहते हैं जहां पे भी साइक्लोन ज्यादा आने की कंडीशंस होती हैं। अगर इसको अंदर से समझने की कोशिश करें, इसके अंदर में एक बहुत ही बड़ा यानी एक वायर सिस्टम होता है जो कि अर्थ को यानी साइक्लोन जो चेक करने के लिए यहां पे एक फ्लैग लगाया जाता है सरफेस के ऊपर में, यानी जो सी फ्लोर है यानी सी का जो पूरा नीचे का तलवा है उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहां पे एक फ्लैग लगाया जाता है। छोटी सी भी अगर यहां पे कोई डिफ्लेक्शन होती है, उस फ्लैग को 10,000 टाइम्स उसकी इन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के यहां पे उसको मेजर कर लिया जाता है और डायरेक्टली सैटेलाइट को यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है सारा डेटा। सैटेलाइट जो है आईएमडी डिपार्टमेंट के और प्लस में जो इसरो के जो डिपार्टमेंट्स है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, उनको ये डेटा प्रोवाइड कर देता है। डेटा प्रोवाइड करने के बाद अब ये हमारा साइक्लोन वार्निंग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो मैकेनिज्म है, स्पेशली जो मशीनरी है, उसको ऑन कर दिया जाता है। रिलीफ कमिश्नर तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो क्लाउड मोशन ग्राफ, यानी ये जो क्लाउड मोशन यहाँ पे जो आप कलर देख पा रहे हैं, क्लाउड की डेंसिटी दिखा रहा है, यानी जो अगर आप मैरून कलर की तरफ जाएंगे तो ये डेंसिटी कम है, अगर आप ऐसे पिंक कलर की, ऑरेंज की तरफ की जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ रही है। तो कहां पे कितनी डेंसिटी, कितना रेनफॉल हो सकता है और क्या डायरेक्शन होगी इसकी क्लाउड की, यानी अदर देन साइक्लोन जो हमारे क्लाउड्स बन रहे हैं उनकी डायरेक्शन के बेसिस पे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने लेवल का साइक्लोन हमारे जो कंट्री है वहां पे फॉल करेगा। अगर हम आईएमडी के डेटा के अकॉर्डिंगली देखिए, अगर 31 से कम की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में तो उसको बोलते हैं लो प्रेशर, जस्ट लो प्रेशर जोन। अगर हम वहां पे 31 से 49 तो डिप्रेशन, 49 से 61 डीप डिप्रेशन, 61 से 88 साइक्लोन स्टॉर्म, 88 से लेकर 117 है तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और अगर 221 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको बोला जाता है सुपर साइक्लोन। 2014 में सुपर साइक्लोन आया था इंडियन कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में, तो आप मान सकते हैं कि कितना डिजास्टर हो सकता था और हुआ भी है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर में। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें इसके अंदर में, यानी अगर यहां पे अगर नॉट के अंदर में स्पीड आप मेजर कर सकते हैं, 1 नॉट होता है 1.85 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे अगर हम साइक्लोन की कैटेगरी देखें तो अगर बोला जाता है कि साइक्लोन कैटेगरी 1 का है, इसका मतलब है कि स्पीड 120 से 150 मीटर के बीच में वेरी कर रही है। साइक्लोन अगर 2 लेवल का है तो इसके बीच में
3 लेवल का है 180 से 210 के बीच में, 4 है तो 210 से 250, और अगर 5 लेवल का साइक्लोन है 250 से ऊपर की जो स्पीड होगी उसमें इसको बोला जाएगा। डैमेज की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली मिनिमल, मॉडरेट, एक्सटेंसिव, एक्सट्रीम और कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट भी हो सकता है अगर हमारी स्पीड 250 को क्रॉस कर जाए। तो अलग अलग टाइप से हम इसको मेजर करते हैं। हमारे आईएमडी जो है किस तरह के वर्ड यूज करेगा उससे डिसाइड होता है कि किस तरह का जो साइक्लोन है वो फॉल करेगा, लैंडफॉल करेगा, डिप्रेशन करेगा, स्टॉर्म बनाएगा या सुपर साइक्लोन बनेगा। बात करते हैं टाइप ऑफ साइक्लोन की। कितने तरह के साइक्लोन हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जनरली हमारे पास 2 तरह के साइक्लोन्स होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड सेकंड इज टेम्परेट साइक्लोन। इंडिया में आने वाले साइक्लोन ज्यादातर क्या होंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि इंडिया की मेन लैंड जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है, और जो टेम्परेट रीजन में जो लाई करता है वो वहां पे माउंटेन्स से कवर्ड है। तो हमारे यहाँ पे साइक्लोन टेम्परेट रीजन से आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। पहले के टाइम पे जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है मेडिटेरेनियन सी की साइड से, उसको माना जाता था कि वो टेम्परेट साइक्लोन का ही एक पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे जेट स्ट्रीम के बारे में और ज्यादा रिसर्च हुआ तो पता चला कि वो टेम्परेट साइक्लोन का इंपैक्ट ना होके वो मेडिटेरियन सी से आने वाली पानी की बौछार है, जो कि दिल्ली रीजन के आसपास तक पहुंच जाती है, मिड ऑफ उत्तर प्रदेश तक ये पहुंच जाती है, और जो हमारा विंटर के अंदर में बारिश होने का एक और कारण बन जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करेंगे, सपोज दिस इज आवर अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें, दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आवर 60 डिग्री लैटिट्यूड, और ये है हमारा पोलर। यानी यहां पे इतने पर्टिकुलर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो लगभग 5 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है यानी नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में आ सकता है, या फिर साउथ लैटिट्यूड के बीच में आ सकता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं 5 से लेकर 40 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स में आ सकते हैं। वही टेम्परेट साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 40 से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड में आने के, क्योंकि लैंड मासेस नॉर्थ में ज्यादा है। तो हीटिंग का जो एक्सचेंज होता है, हीटिंग का जो कंपैरिजन होता है, यानी लैंड और वाटर के बीच में जो हीटिंग जो चेंज होती है, जो हीट एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से साइक्लोन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न जो हमारा हेमिस्फीयर उसमें ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन के अंदर में और ट्रॉपिकल साइक्लोन में फर्दर और क्या डिफरेंस होगा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होता है जहां पे लगभग 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है ओशियन वाटर के अंदर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये लैंड के ऊपर फॉर्म नहीं होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड के ऊपर फॉर्म नहीं होता है, वाटर के ऊपर फॉर्म होता है। वहीं पे हम टेम्परेट की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर ये ओशियन के अंदर में, लेकिन ये लैंड के ऊपर भी फॉर्म हो सकता है। तो ये जो अभी प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ की जो एयर है वो एक्साइट हो गई है, पानी के ऊपर की जो एयर है वो एक्साइट हो चुकी है, और गर्म पानी ने वाटर को इवेपोरेट भी कर दिया है, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये जो पानी है अब धीरे धीरे करके इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर एयर पानी के साथ ऊपर की तरफ चली जाएगी तो सरफेस के ऊपर क्या बचेगा? लो प्रेशर। यानी जो प्रेशर होता है वो डिसाइड होता है कितने अमाउंट की एयर वहां पे प्रेजेंट है। अगर यहां पे एयर यहां से उठ जाएगी हाई टेम्परेचर होने की वजह से, तो यहां पे जनरेट हो जाएगा लो प्रेशर जोन। इस लो प्रेशर जोन को कवर करने के लिए सराउंडिंग से हाई प्रेशर से हवा चलेंगी, और जब ये हाई प्रेशर से हवा चलेंगी इस लो प्रेशर जोन की तरफ, तो यहां पे इसके ऊपर विंड के ऊपर लगेगा कोरियोलिस फोर्स। और आप जानते हैं कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे कोरियोलिस फोर्स लगता है राइट वर्ड डायरेक्शन के अंदर में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स होता है वो लगता है लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। तो मान लीजिए अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन है, तो यहां पे अगर हम कंडीशन को कंसीडर करें सेपरेटली, तो ये मान लीजिए लो प्रेशर जोन है, यहां से जो एयर आ रही है, यहां से जो एयर आ रही है, इसको कवर करने के लिए, इसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये जो एयर है ये डाइवर्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये वाली एयर डाइवर्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ये एयर ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, ये एयर ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, तो ये जो होगा इसका मोशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पे जो साइक्लोन आएगा ट्रॉपिकल में वो 5 से लेकर 40 डिग्री मैक्सिमम तक पहुंच सकता है। प्लस में इसकी जो एक तरीके से डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी साइक्लोनिक, और धीरे धीरे करके ये एयर इस तरीके से उठती चली जाएगी ऊपर की तरफ। अगर ये एयर इस तरीके से अगर कोरियलिस फोर्स नहीं होगा तो एयर डायरेक्टली ऐसे जाएगी, सीधा मोशन फॉलो करेगी, और अगर ये सीधा साथ डायरेक्टली इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, यानी एयर अगर डायरेक्टली ऐसे पहुंचती है तो इस कंडीशन में जस्ट एयर यहां पहुंचेगी और ये ऐसे उठ जाएगा, साइक्लोन जनरेट नहीं होगा। यानी साइक्लोन जनरेट कराने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है यहां का कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स होगा तभी इस एयर को डाइवर्ट कर पाएगा टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और ये जो एयर है वो इस तरीके से मूव करने लग जाएगी, और ओवरऑल जो मूवमेंट होगा वो होगा एंटी साइक्लोन का एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो जनरली एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे एक तरीके से साइक्लोन्स बनते हैं हमारे क्लॉकवाइज कंडीशन के अंदर। धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ पहुंचा वो हम आगे देखते हैं क्या क्या कंडीशंस इसके अंदर में फॉर्म हो सकती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की जो प्राइमरी कंडीशन है दैट इज द टेम्परेचर ओवर द इंडियन ओशन वाटर। यानी यहां पे अगर हम पानी देख रहे हैं तो एट लीस्ट यहां पे 26 यानी 26.75 या फिर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। एटलीस्ट 4 डेज तक ये टेम्परेचर यहां पे बने रहना चाहिए, यानी 1-2 दिन अगर इतना टेम्परेचर हुआ तो साइक्लोन नहीं बनेगा। कॉन्टिन्यूअसली अगर इतना टेम्परेचर बनता है तो जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। यहां पे स्ट्रॉन्ग विंड आती है, हैवी रेन होगी और स्टॉर्म सर्जेस भी आ सकते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी, यानी ट्रॉपिकल डिप्रेशन कंपैरेटिवली वीकेस्ट कंडीशन होगी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म की अगर बात करें तो इससे ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग वाला साइक्लोन अभी स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। दे आर नेम्ड व्हेन दे बिकम अ टिपिकल ट्रॉपिकल स्टॉर्म या फिर हायर। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये कोल्ड और वार्म एयर के मिलने से होती है। यानी अगर हम यहां पे बात करें हायर लैटिट्यूड्स की तो यहां से जो कोल्ड एयर चलती है और यहां से जो वार्म एयर चलती है, ये वार्म एयर डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड दिस डायरेक्शन क्योंकि राइटवर्ड कोरियलिस होता है, और जो कोल्ड एयर होती है वो डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड दिस डायरेक्शन क्योंकि राइटवर्ड मोशन होता है, और इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में एयर हो जाती है यहां से गायब क्योंकि यहां पे कवर करने वाला कोई भी नहीं है। तो यहां पे जनरेट हो जाता है लो प्रेशर जोन। इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए सराउंडिंग से आती है एयर, यानी जो एयर इधर जा रही थी, ये जो एयर है दोनों आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ और राइटवर्ड मूव करने लग जाती है, यानी जो लोअर लैटिट्यूड से आने वाली जो एयर है वो नॉर्थवर्ड मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी और ईस्टवर्ड मूव करेगी। 3 मोशंस होंगे, और यहां से आने वाली एयर वापस से डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड दिस जो इसको कवर करेगी। फाइनली हम देखते हैं कि इस तरह से हमारी जो मोशन है एयर का वो इस तरीके से होने लग जाता है, और अब मैंने आपको बताया जब तक ऐसा मोशन नहीं होगा हम उसको साइक्लोन नहीं बोलेंगे। अब ये मोशन स्टार्ट हो चुका है तो यहां पे साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट हो चुकी है, यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो पानी के गर्म होने की वजह से होता है जो एटलीस्ट 4 दिन तक 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं पे हमारा यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन है वो जनरेट होता है हमारे जब 2 विंड आपस में सामने से मिलती हैं, तो एक विंड ऊपर की तरफ जाती है, राइटवर्ड जाती है, ईस्टवर्ड जाती है और अपवर्ड मूवमेंट करती है, और इसके वजह से यहाँ पे एक यानी लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए सराउंडिंग से चारों तरफ से एयर आती है, और जब ये ऐसे आती है धीरे 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 करके ये ऊपर ऊपर मूव करने लग जाती है, और यही एक साइक्लोन का रूप ले लेती है टेम्परेट साइक्लोन। ये भी बहुत ज्यादा रेनफॉल, स्नो, कोल्ड फ्रंट बनाती है रादर देन द सीवियर विंड और स्टॉर्म सर्जेस के, यानी जो सीवियर विंड और स्टॉर्म सर्जेस बनेगी हमारे ट्रॉपिकल के अंदर में, वहां पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट के अंदर में ऐसा ज्यादा नहीं होता। यहां पे कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट मिलने की वजह से स्नो और रेनफॉल की कंडीशन ज्यादा हो जाती है।
अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहां पे जो इस तरीके से यहां पे लो प्रेशर जनरेट होता है, इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए सराउंडिंग से एयर आती है। इस सराउंडिंग से एयर आने वाली जो एयर है कोरियोलिस फोर्स के इंपैक्ट में ये सर्कुलर मोशन करने लग जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका जो मोशन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो इस तरीके से ऊपर की तरफ भी मूव करने लग जाएगी, क्योंकि जो एयर आ रही है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव करेगी। जैसे ये ऊपर मूव करती है, ऑलरेडी यहां पे कोल्ड एयर प्रेजेंट होती है, यहां की जो एयर, जो हॉट एयर थी वो ऊपर की तरफ जो मूव कर रही है, सराउंडिंग में एयर जो है हीट को ट्रांसफर कर देती है और धीरे धीरे करके वो ठंडी एयर हो जाती है, यानी ये अपनी जो लेटेंट हीट है उसको लूज करती हुई चली जाती है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी इसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है, लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम हो जाता है जब ये एयर ऊपर की तरफ मूव करती है। तो आप मान सकते हैं कि जब एयर ऊपर पहुंची है तो कितनी कोल्ड होगी। यहां पे जो हीट थी वो डिसिपेट जो हुई वो इसी के अंदर में ट्रैप होके रह गई, जिसकी वजह से हीट यहां से बाहर नहीं निकल पाई। तो मान लीजिए अगर यहां पे पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था जिससे साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट हुई, अब यहां पे टेम्परेचर हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस और धीरे धीरे टेम्परेचर यहां पे बढ़ता चला जाएगा। लो प्रेशर की जगह अब यहां पे हो जाएगा वेरी लो प्रेशर। यहां पे जो कोल्ड एयर है यहां पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर की जो विंड है वो सडनली एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड करेगी, और जब ये एयर सबसाइड करेगी तो एक आप मान सकते हैं कि पहले से ऑलरेडी जो एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, अब सडनली ऊपर से भी एक एयर नीचे की तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब मूव कर रही है तो इसके बीच में एक गैप क्रिएट कर देगी, और वो जो गैप है उसका जो ये वाला सेंटर है इसको हम यहां पे बोल रहे हैं आई, और ये जो पूरा का पूरा वॉल है ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ये कंडीशन, इसको हम बोलते हैं आई वॉल। आमतौर पे देखा गया जब बड़े साइक्लोन्स आते हैं तो ये जो हमारा आई होता है लगभग 50 किलोमीटर का हो जाता है, और हमारा जो पूरा ये जो आउटफ्लो हुआ है इसका ये लगभग 1500-1600 किलोमीटर तक का भी हो सकता है। धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ चलती चली जाती है। क्लाउड को अब और ज्यादा ऊपर मूव नहीं कर सकता क्योंकि अब ये भारी हो चुके हैं, या तो एयर अब नीचे की तरफ आएगी या फिर वो एक्सपैंड करेगी। जब ये एक्सपैंड करती है तो साथ में अब ये बारिश करने लग जाएगी। जहां जहां इसमें बारिश किया, यानी जहां जहां इसका रेनफॉल हुआ, वहां वहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। यहां ऑलरेडी लो प्रेशर था और यहां का जो एयर ऊपर मूव कर रहा था उसने क्लाउड इस तरीके से बनाए, यहां पे बारिश करी तो यहां हाई प्रेशर, इसने ऊपर मूव किया, यहां पे बारिश करी तो यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर का एक बैंड यहां पे बन जाता है। यानी सेंटर में वेरी लो प्रेशर, फिर आएगा हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर का बैंड इस तरीके से बन जाता है। तो इसमें तीन चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। एक है हमारी आई जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से बन रही है, और वो क्यों बन रही है? क्योंकि ऊपर की एयर सबसाइड कर रही है नीचे की तरफ, और जहां पे वो पहुंचती है दैट इज एक्चुअली द आई। सराउंडिंग के वॉल को बोलते हैं हम आई वॉल, और ये जो फॉर्म कर रहा है इनको हम बोलते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बैंड्स। बैंड्स दरअसल क्या होते हैं, क्योंकि एयर जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पे टेम्परेचर हाई हो, यहां भी टेम्परेचर हाई था लेकिन कंपैरेटिवली यहां पे हाई था, इस वजह से ज्यादा बड़ा ये क्लाउड बना पा रहा है। लेकिन जहां पे दूसरी जगह पे टेम्परेचर हाई था लेकिन इससे कम था, वो भी क्लाउड बनाएगा लेकिन इसके डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो डोमिनेट वो करेगा जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा होगा। यहां पे एक और कंडीशन है कि ये जो हमारा एटलीस्ट 150 मीटर तक, यानी 150 मीटर तक का टेम्परेचर, यानी पानी के अंदर 150 मीटर का पानी का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड करना चाहिए। सिर्फ सरफेस का नहीं, 150 मीटर डेप्थ का, वो भी एटलीस्ट 4 दिन के लिए, तभी ये साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट होगी। और जहां पे ज्यादातर ये टेम्परेचर ये बन जाता है और आसपास का 150 मीटर का जो डेप्थ है वो भी इतना टेम्परेचर अचीव कर लेता है, तो वहां पे जल्दी से ये साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट हो जाती है। और उसके आसपास वाली जो कंडीशंस है वो भी साइक्लोन बनाने की कोशिश करती है लेकिन वो सिर्फ क्लाउड बना के ही रह जाती है। और यहां पे जहां पे ये रेनफॉल कॉज करेगा दैट विल कॉज द हाई प्रेशर जोन। तो इस तरह का पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे है लो प्रेशर, और अगर इसी टाइम पे सपोज कर लीजिए दिस इज आवर इंडियन कोस्ट, और इंडियन कोस्ट का यहां पे है मान लीजिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में और इस टाइम पे यहां पे लैटिट्यूड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो जिस टाइम पे यहाँ पे लो प्रेशर है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो वहां पे तो लैंड है डेफिनेटली, टेम्परेचर का यहाँ पे ज्यादा होना एक तरीके से लाजमी है। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो उसी टाइम पे यहाँ पे हो सकता है 35 डिग्री सेल्सियस हो। 35 डिग्री सेल्सियस है यानी यहाँ पे जो एयर है वो और ज्यादा ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे वेरी लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। यहां पे अगर वेरी लो प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, तो ये आई जो है अब इस तरफ मूव करने लग जाएगी और इसी को हम बोल रहे हैं साइक्लोन का मूवमेंट। यानी जो आई है अपने से भी ज्यादा लो प्रेशर को जब देखती है लैंड मासेस के ऊपर में, तो धीरे धीरे उसकी तरफ ये मूव करने लग जाती है। एट प्रेजेंट ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे तमिलनाडु वाले रीजन पे पहुंच चुकी है। जिस टाइम पे ये आई यहां तक पहुंचेगा और आई इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तब ये जो साइक्लोन है ये डिसिपेट हो जाएगा, ये साइक्लोन खत्म हो जाएगा। और आशंका जताई जा रही है कि 2-3 दिन के बाद में ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आई हमारा इंडियन कोस्ट पे पहुंच गया है और उसके बाद ये साइक्लोन खत्म हो जाएगा। टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो अभी जो मैंने बताया, टेम्परेट साइक्लोन जब हमारी जो वार्म जो एयर है ऐसे आती है वो इस तरह से मुड़ जाती है, और जो हमारी कोल्ड एयर ऊपर लैटिट्यूड से आ रही है पोल से वो इस तरह मुड़ जाती है। यहां पे हमारा लो प्रेशर जोन जनरेट हो जाता है। लो प्रेशर जोन जनरेट जो होता है धीरे धीरे ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, प्लस में ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, प्लस में साथ में यहां पे एक जेट स्ट्रीम भी होती है जो पोलर जेट स्ट्रीम इसको और ज्यादा इधर की तरफ लेके जाती है। यानी जब एयर सामने से ऐसे आएगी, मान लीजिए वार्म एयर है एंड दिस इज कोल्ड एयर, तो वार्म एयर जब ऐसे आ रही है तो यहां से ये मिलने की वजह से ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और प्लस में ये राइटवर्ड जा रही है, ईस्टवर्ड जा रही है, और जैसी ऊपर जाती है तो ऊपर से जा रही है एक जेट स्ट्रीम जो इसको और ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, और ज्यादा इसको सक करती है। जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी, इसको सक करेगी, उतना ज्यादा ये हाई प्रेशर से अब ये मूव करने लग जाएगी और यहां वाले रीजन में एयर की कमी पड़ जाएगी। इस वाली एयर की जो कमी है इसको फुलफिल करने के लिए चारों तरफ से ठंडी हवा यहां पे पहुंचेगी और धीरे 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 साइक्लोनिक कंडीशन यहां पे जनरेट हो जाएगी। यानी इन चीज को हम जनरली बोलते हैं फ्रंट। तो इस तरह का ओक्लूडेड फ्रंट यहां पे बन जाता है टेम्परेट साइक्लोन की कंडीशन के अंदर। फर्दर अगर हम बात करें इनके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की, पार्ट्स की, जैसे मैंने बताया सबसे सेंटर में होगा यहाँ पे आई, उसके चारों तरफ वाला जो रीजन है, यानी ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज आई वॉल, दिस इज एक्चुअली नोन एज आई। और जो ये वाले जो बैंड्स यहाँ पे बने हैं, यानी ये वाला जो बैंड होगा यहाँ पे होगा हमारे पास लो प्रेशर जोन, और जहां पे बारिश हो रही है वहां होगा हाई प्रेशर जोन। जहां ये लो बैंड है यहाँ लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, और यहाँ पे वेरी लो प्रेशर जोन, एंड दीज आर नोन एज दी बैंड्स। और टोटल जो डिस्टेंस है ये जो जहां भी ये पर्टिकुलर पार्ट पहुंचेगा वहां पे ये साइक्लोनिक जो विंड है, स्टॉर्म्स जो हैं वो चलने लग जाएंगी, और इसकी स्पीड आप देखा है अभी आपने 220, 250, 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। फर्दर अगर हम कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कॉजेज ऑफ साइक्लोन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, एटलीस्ट इतना टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 4 days। वार्म एयर प्रोवाइड हीट एंड मॉइस्चर टू फ्यूल द स्टॉर्म। यहां पे एयर ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाने की वजह से यहां पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। यानी लो प्रेशर का मतलब है कम एयर हो जाएगी। इस एयर को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए सराउंडिंग से एयर आएगी और वो साइक्लोनिक कोरियोलिस पोर्स के अंदर में उसको एक इस तरह का मोशन प्रोवाइड कर देगी। लो प्रेशर जनरेट होना चाहिए, कोरियोलिस पोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोरियोलिस पोर्स 0 to 5 डिग्री लैटिट्यूड्स में बहुत ही कम होता है, इस वजह से साइक्लोन भी वहां पे नहीं बनते हैं। इसलिए हमने लिखा 5 से लेकर 40 डिग्री तक ज्यादातर साइक्लोन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस पोर्स अच्छा खासा होता है। लेकिन 0 to 5 ये ऑलमोस्ट 0 होता है। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, डेफिनेटली ऊपर के एरिया में एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इवन नीचे भी डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आइसोलेशन में जनरेट होने वाली चीज है, यानी आसपास में अगर बहुत ज्यादा तेज विंड चल रही है तो ऊपर वाली जो वहां पे कंडीशन बन रही है एंटी साइक्लोन की, वो एक तरीके से डिसिपेट हो जाएगी और ये धीरे धीरे ऊपर नहीं जा पाएगा। यानी ऊपर लो प्रेशर बन रहा है और यानी एक तरीके से बाहर की तरफ में, और ऊपर यहाँ पे हाई प्रेशर, और ये जो कंडीशन है वो एक तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएगी अगर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। तो
एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी अगर नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी यहां पे होना जरूरी है। वार्म एयर एट द सरफेस मीट कूलर एयर अबव क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी। दिस रिजल्ट इन अपड्राफ्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाउड्स। क्लाउड्स ऐसे बनते चले जाते हैं। यानी अगर स्टेबिलिटी का यहाँ पे कंडीशन का मतलब है, स्टेबल का यहाँ पे मतलब है कि बारिश ना होना, इंस्टेबिलिटी का मतलब है बारिश होना, यानी बारिश वाली जो कंडीशंस है वो जनरेट होना जरूरी होता है। प्री एग्जिस्टिंग वेदर कंडीशंस होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि सडनली ये हो जाए, ये होता है कई हफ्तों से ये इंपैक्ट चल रहा होता है और लास्ट के 4 डेज में अगर इतना टेम्परेचर हो गया तो ये कंडीशन जनरेट हो जाती है लो प्रेशर की। लो विंड शेयर होना चाहिए, यानी जब ये मान लीजिए लो प्रेशर जोन है और यहां से जब सराउंडिंग से एयर आ रही है जो कि इस तरीके से मूव कर रही है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ में जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से और यहां से कोई भी विंड का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो स्टॉर्म है, साइक्लोन है, वो बनना बंद हो जाएगा और ये जो इस तरह से एक तरीके से एक्सपैंड करता है और वो यहां पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां तक तभी एयर पहुंचेगी जब ये विदाउट एनी डिस्टरबेंस ऊपर की तरफ पहुंच जाए और ऊपर की तरफ में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ में डिस्टरबेंस हुई तो इसको सारा ये जो पोर्शन है इसको यहां से हटा देगी और साइक्लोन यहां पे जनरेट नहीं हो पाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्री ओरिएंटेड आपके लिए लेकर आए हैं। साइक्लोन कैन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, साइक्लोन कैन ओनली फॉर्म ओवर लैंड सरफेस एंड नेवर ओवर ओशियन। आप देखने से पता लगा सकते हैं दिस इज इनकरेक्ट। मैंने अभी आपको बताया टेम्परेट है जो लैंड और ओशियन पे बन सकता है, जो ट्रॉपिकल है वो सिर्फ ओशियन पे बनता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। द कोरिलिस इफेक्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रोटेशन ऑफ द साइक्लोन, डेफिनेटली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साइक्लोन टिपिकली फॉर्म इन एरिया विद लो ओशियन टेम्परेचर, डेफिनेटली लो, यहां पे लो प्रेशर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर कंडीशन में ये होता है जब टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाएगा, 4 दिन तक 150 मीटर टेम्परेचर जो वाटर की डेप्थ है तो उसको अगर मिल जाएगा तब ये कंडीशन होगी, यानी सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इस तरह की जब भी साइक्लोन्स आए हैं यूपीएससी ने प्री में जरूर पूछा है और मेंस में भी पूरे साइक्लोन जेनेसिस को पूछा जा रहा है, पास्ट में भी बहुत बार पूछा है, क्योंकि इस तरह के जो फिनोमिनास होते हैं वो सिर्फ एक कंट्री को नहीं इफेक्ट करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक साइन देते हैं कि आपके आसपास भी कंडीशंस वर्स्ट होती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछना बहुत आम है, यूपीएससी इसको लगभग हर साल ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।